आप ऐसे कैसे पैसा नहीं देंगे? देखो देखो, मैंने क्या किया था, आपके ऐप में ऑफर आया था तो मैंने भी ऑफर देखा और ऑफर आपको भी दिया ना कि चलो मेरा ऑर्डर ले लो पिज्जा का। और उस रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट भी किया, रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट किया। और उसने मैंने उसको फोन किया कि आपने पिज्जा डिलीवर किया कि डिलीवरी बॉय को? तो वो क्या बोल रहा है, हाँ कि हाँ मैंने पिज्जा डिलीवर कर दिया है। किसको? डिलीवरी बॉय को। तो डिलीवरी बॉय मेरे पास आया नहीं तो मैं गलती किसकी? वो आपके डिलीवरी बॉय की गलती है ना। आप मुझे मत बताओ, मुझे कुछ भी करके मेरा पैसा चाहिए। तुम लोग को मालूम है क्या आपने क्या किया है? देखो, जब मैंने ऑफर दिया ना तो उसने एक्सेप्ट किया। किसने? रेस्टोरेंट ने। आपके डिलीवरी बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे पास आके पिज्जा डिलीवर करे। वो अभी तक आया ही नहीं, मुझे कुछ भी करके पैसा देना है आपको। क्यों मालूम है? क्योंकि आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको? अरे आप आ गए क्या? अरे क्या हुआ मालूम है क्या, मैंने ना स्विगी के ऐप के ऊपर एक ऑफर देखा पिज्जा का, मस्त ऑफर था। तो मैंने भी उनको एक ऑफर दिया, मतलब ऑर्डर दिया। और वहां के रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट भी किया। अब रेस्टोरेंट ने एक्सेप्ट किया, उसने पिज्जा मस्त पैकिंग वैकिंग किया, मस्त बनाया और डिलीवरी बॉय को दिया। अब डिलीवरी बॉय आया नहीं मेरे पास तो किसकी गलती है? वो स्विगी के ऐप की गलती है ना। तो मैंने उस मतलब वो जो डिलीवरी बॉय उसकी भी गलती है। तो मैं वो कस्टमर केयर को वही समझा रहा था कि भाई जब मैंने ऑफर दिया तो आप लोग के रेस्टोरेंट वालों ने एक्सेप्ट किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पिज्जा मुझे डिलीवर होना चाहिए। और जब मैंने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया ना, तो मैंने पेमेंट भी किया था। तो बोलता है तो क्या हुआ? मैंने बोला देख, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस जब एक साथ जुड़ जाते हैं ना तो बनता है एग्रीमेंट। समझ में आया बेटा? तो बोलता तो फिर एग्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ? मैंने बोला देख, एग्रीमेंट हुआ तो अच्छी बात है। वो तो हमारा ओरल और रिटर्न दोनों टाइप का एग्रीमेंट हुआ है। अभी फोन पे भी मुझे बता रहा हूँ कि मैंने ऑर्डर दिया था, एक्सेप्टेंस किया है। समझ में आ रहा है? तो वो बोल रहा है हाँ। तो मैंने बोला देख, जब तुम लोगों ने मुझे बोला कि ऑर्डर प्लेस करो, मैंने ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद मैंने पेमेंट भी किया। मतलब मेरे ऊपर फोर्स था ना पेमेंट करने का, तो मैंने कर दिया पेमेंट। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे ऊपर भी एक फोर्स है। कौन सा? पिज्जा डिलीवर करने का मुझे। तो आप क्यों नहीं रहे? मतलब वो तो उसमें क्या हुआ? और जब भी कोई भी एग्रीमेंट में लॉ का फोर्स जुड़ जाता है ना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और तेरा और मेरा बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ भी करके ना मुझे पिज्जा का डिलीवरी चाहिए। अगर नहीं पिज्जा मिला ना तो चुपचाप मेरे जितने भी पैसे दिए वो रिटर्न दे दो। यही झगड़ा मैं उनसे कर रहा था फोन पे अभी। तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, यही बात मैं उनको समझा रहा था फोन पे कि देख भाई, जब भी ऑफर एक्सेप्टेंस एक साथ आते हैं तो एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट जब हुआ था ना तब मैंने कुछ तो तुझे पेमेंट किया था, बरोबर ना? तो उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। तो जब ऑफर और एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ जाती है ना तो बेटा एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है। और एग्रीमेंट करते वक्त हम दोनों के ऊपर फोर्स था। मुझे पेमेंट का फोर्स था और तुझे डिलीवरी करने का फोर्स था। तो जब भी लॉ का फोर्स आ जाता है ना, मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और लॉ का फोर्स, ये चारों चीजें जब जुड़ जाती है ना तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ है ना तो कॉन्ट्रैक्ट से तुझे भागना अलाउड बिल्कुल नहीं है। कुछ भी करके मुझे पेमेंट दे। तो ये बात मैंने उस स्विगी के कस्टमर केयर को बताई है। तो अब मुझे मेरा पेमेंट रिटर्न मिल जाएगा। चलो वो बात तो कोई नहीं है, लेकिन आज का हम लोग टॉपिक भी वही पढ़ने वाले हैं ना। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब देखो, एवरी डे तुम लोग कुछ ना कुछ तो खरीदते हो, बराबर ना? कोई ना कोई तो तुम लोग को कुछ ना कुछ तो ऑफर देता रहता है। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये चीजें चलती रहती है, बराबर ना? लेकिन तुम लोग को पता नहीं कि भाई सच में उसमें कॉन्ट्रैक्ट है या कि नहीं है। तो अब मेरे इस पूरे सीन से समझ में तो आया ना तुम लोग कि देखो, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है और पेमेंट भी होता है, मतलब कंसिडरेशन भी पे होता है और लॉ का फोर्स भी आ जाता है। जब ये दोनों चीजों एक साथ जुड़ जाती है तो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। तुम लोग को मालूम है? क्योंकि जो बिजनेस के फाउंडेशंस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब बिजनेस के अंदर हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति किसी को ऑफर करता है, एक्सेप्टेंस होता रहता है, पेमेंट करता रहता है, बराबर ना? तो कॉन्ट्रैक्ट के बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ना 1872 में बनाया था ब्रिटिशों के टाइम पे, और ये इंडिया में 1 सितंबर 1872 में लागू हुआ था। और अभी भी पूरे इंडिया में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो चुका है। वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तुम लोग को तो 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया है। जैसे मान लो कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75, ये जो 75 सेक्शंस है उसमें जनरल प्रिंसिपल गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऑफर के रूल्स, एक्सेप्टेंस के रूल्स, मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 जो है तुम्हारा वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक दिया हुआ है, ठीक है? अब सेक्शन सेकंड जो पार्ट है वो है सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 तक। और ये जो 124 और 238 वाले जो सेक्शंस है बीच में, इसमें स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वारंटी, गारंटी, इंडेमनिटी, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें बताई गई है। समझ में आ रहा है? अब
तुम लोग को क्या लगा कि सर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75, ये तो पता चला कि जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। अब सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238, ये भी स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कवर हो रहा है। लेकिन जो बीच के सेक्शन थे वो कहाँ गायब हुए? मतलब कौन से? सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक, वो सेक्शन कौन से? तो बेटा ये भी सेक्शंस जो है ना, देखो ये जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था ना तो बहुत बड़ा था, तो ये जो बीच के सेक्शन गए ना, ये सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123, इसमें एक अलग एक्ट निकाला, मतलब इन सेक्शंस का एक अलग एक्ट बनाया जिसको बोला गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और ये एक्ट भी आपको बताता है कि जो गुड्स का सेल्स होता है उसके ऊपर कौन से रूल्स आप लगा सकते हो। अब फिर से जो फोर्थ पार्ट है, मतलब कौन सा? सेक्शन 239 से लेकर सेक्शन 266, ये जो सेक्शंस है ना, इसके लिए मतलब ये इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में से ये भी पार्ट अलग किया गया और एक एक्ट बनाया। उस एक्ट को नाम दिया पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखो एक ही एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 266। सेक्शन 1 और सेक्शन 75 पार्ट 1 कवर करता है, जिसमें जनरल प्रिंसिपल दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। फिर सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 ये पूरा अलग कर दिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है, एक अलग एक्ट बनाया, उसको नाम क्या दिया गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर अगेन सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 238 सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो तुम लोग को पढ़ना है, बराबर ना, उसमें स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, ठीक है। अब सेक्शन 239 से लेकर सेक्शन 266 ये भी फोर्थ पार्ट है, लेकिन इसको अलग किया गया, तुम लोग को पढ़ना नहीं है, और ये अलग एक्ट बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये बिल्कुल भी आपको किसी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की तरह ट्रीटमेंट देता नहीं है। मतलब आपको कोई सिचुएशन में यही रूल लागू होगा ऐसा नहीं बताता है, कोई भी अदर एक्ट की तरह। वो आपको उल्टा फ्रीडम देता है कि आप जो भी ऑफर दोगे, एक्सेप्ट करोगे, या फिर किसी भी तरीके का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, तो आपके ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस या ओन टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर सकते हो। लेकिन वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो आप ऐड करने वाले हो ना, वो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको बताता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, गारंटी, वारंटी, इंडेमनिटी, ये स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर।